हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो देखो, ओवरी ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होगा। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं समझने के लिए। ये ओवरी है और ये ओवरी है। रफ डायग्राम है। देखो, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? ओवम। और ये ओवम जो है, ये फेलोपियन ट्यूब है और फेलोपियन ट्यूब का ये पार्ट इनफंडिबुलम है और इनफंडिबुलम पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसको फिम्ब्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। और इसी के थ्रू ओवम कलेक्ट होता है और ओवम कलेक्ट होकर के फेलोपियन ट्यूब में जाता है। और ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम। और ये रीजन जो है एम्पुला है और ये क्या है? इस्थमस। तो ये तीनों पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। कौन कौन? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो ओवम जो है इनफंडिबुलम के फिम्ब्रिया से कलेक्ट होकर के एम्पुलरी रीजन पे जाता है। कहाँ जाता है? एम्पुलरी रीजन। देखो, इसको ओवम अभी नहीं बोलेंगे, इसको सेकेंडरी ऊसाइट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको सेकेंडरी ऊसाइट बोलेंगे। तो सेकेंडरी ऊसाइट कहाँ आया? एम्पुलरी रीजन में। कहाँ आया? एम्पुलरी रीजन में मूव करके गया, एम्पुलरी रीजन में। और इंसेमिनेशन के थ्रू जो है वेजाइना में स्पर्म जाएगा और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होकर के वो भी एम्पुला में आएगा। और स्पर्म ट्रांसपोर्ट होकर के एम्पुला में आएगा और ओवम और स्पर्म का जो है फ्यूजन हो जाएगा। क्या होगा? फ्यूजन हो जाएगा। इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो जाता है, ओवम और स्पर्म मिलता है तो उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और जब इसका न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसको कहते हैं कैरियोगेमी। तो फर्टिलाइजेशन में दो स्टेप आ जाता है। क्या क्या? प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी आता है। तो देखेंगे, प्लाज्मोगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो दी प्रोसेस प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कौन हो गया? स्पर्म। और फीमेल गैमेट कौन? ओवम, मतलब सेकेंडरी ओसाइट। मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट एंड मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होगा एंड फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम। और इससे क्या बनेगा? जब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई का, स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो वहां डिप्लॉयड जायगोट बनेगा। तो लिख लेंगे थस डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्म, डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्म्ड। और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। एंड इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना और इसके बाद फ्यूजन होगा इसके न्यूक्लियस का, स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस का। तो इसी और जाइगोट बनता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखो, यहाँ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहा है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्लाज्मोगेमी। क्या कहेंगे? प्लाज्मोगेमी। और यहाँ फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे? कैरियोगेमी। क्या कहेंगे? कैरियोगेमी। तो ये दो स्टेप हो जाता है फर्टिलाइजेशन में। कौन कौन? कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी। अब देखो, फर्टिलाइजेशन कब होगा? तो जब सेकेंडरी oocyte और स्पर्म दोनों एक समय में आकर के एम्पुलरी रीजन में रहेगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवम और स्पर्म का साइमल्टेनियसली आना एम्पुलरी रीजन में, तब फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, मतलब जगह, कौन सा जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है? तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। ये जो जंक्शन है, ये मतलब एम्पुला जहां खत्म होगा और इस्थमस जहां स्टार्ट होगा, तो उस जंक्शन को क्या कहेंगे? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन लिख लेंगे, एम्पुलरी एम्पुलरी इस्थमस इस्थमस जंक्शन। कहाँ पे होगा? इसमें देखो, साइमल्टेनियसली अगर एक समय में स्पर्म और ओवम एम्पुलरी रीजन में नहीं आया
तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसी वजह से कितना हर पॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं आता, क्योंकि वहां पे अगर स्पर्म जाएगा, ओवम नहीं रहेगा, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर ओवम रहेगा, स्पर्म नहीं आएगा, तो फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दोनों का साइमल्टेनियसली आना जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन में स्टेप देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें स्टेप क्या है। तो स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन में लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, फर्स्ट स्टेप देखेंगे इंसेमिनेशन। क्या? इंसेमिनेशन क्या होता है कि कॉपुलेशन करते टाइम जो है पेनिस के थ्रू स्पर्म जो है वेजाइना में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? वेजाइना में स्पर्म आ जाता है, इसी को कहते हैं इंसेमिनेशन। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन करते टाइम स्पर्म पेनिस के थ्रू वेजाइना में आ जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। अब दूसरा स्टेप देखेंगे, इंसेमिनेशन समझ में आ गया। दूसरा स्टेप देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म क्या है कि जब इंसेमिनेशन होगा और स्पर्म वेजाइना में आएगा, तो वेजाइना के बाद जो है ये सर्विक्स होता है, ये यूट्रस होता है, लिख लो सर्विक्स, ये वेजाइना है। तो वेजाइना में तो स्पर्म आ गया इंसेमिनेशन के थ्रू, ये सर्विक्स और ये एम्पुला। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म क्या होगा? वेजाइना से जाएगा सर्विक्स में, सर्विक्स से जाएगा, सॉरी ये यूट्रस हो गया, वेजाइना से जाएगा सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में, और यूट्रस से कहां जाएगा? यहां से फिर एम्पुलरी रीजन में जाएगा। तो ये हो गया, तो इसी को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म कहते हैं। तीसरा क्या होता है? अब स्पर्म यहां आ गया, तो अब तीसरा जो होता है कैपिसिटेशन होता है। क्या होता है? कैपिसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपिसिटेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का कैपेसिटेशन होगा। कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि एक्टिव होना, स्पर्म का एक्टिव होना, मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को क्या कहेंगे? कैपेसिटेशन। स्पर्म के एक्टिव के प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। तो स्पर्म कब एक्टिव होगा? देखो स्पर्म के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं एक्रोजम। क्या कहते हैं? एक्रोजम। और इसके ऊपर कुछ कोटिंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है? सब्सटेंस होता है, कुछ कोटिंग सब्सटेंस। ये देख लो, ऐसे रफ डायग्राम बना, ये कोटिंग सब्सटेंस हो गया, कोटिंग सब्सटेंस। अब क्या होता है कि जैसे स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कुछ इंजाइम सिक्रेशन होता है। क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ इंजाइम, सिक्रेशन ऑफ इंजाइम। क्या सिक्रेशन होता है? इंजाइम का सिक्रेशन होता है। और ये इंजाइम क्या करता है? ये इंजाइम ये कोर्टिकल सब्सटेंस को रिमूव करता है। क्या करता है? कोर्टिकल सब्सटेंस को रिमूव करता है, और एक्रोजम जो है एक्सपोज्ड हो जाता है। जब ये सब्सटेंस हटेगा, एक्रोजम खुल जाएगा, और वो जो है मतलब स्पर्म जो है एक्टिव हो जाएगा। स्पर्म जो है एक्टिव हो जाएगा। स्पर्म एक्टिव किसके लिए एक्टिव होगा? तो ये ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव स्पर्म एक्टिव फॉर पेनिट्रेट ऑफ ओवम। देखो कैपेसिटेशन समझ में आ गया। कैपेसिटेशन क्या है कि स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है कुछ सिक्रेशन करता है इंजाइम का। वो इंजाइम क्या करता है कि ये एक्रोजम के ऊपर कुछ कोटिंग सब्सटेंस होता है, उसको रिमूव करता है, और एक्रोजम एक्सपोज हो जाता है। तो स्पर्म जो है एक्टिव हो जाता है पेनिट्रेट करने के लिए। क्या होता है? पेनिट्रेट करने के लिए एक्टिव हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं, मतलब स्पर्म का एक्टिव होना कैपेसिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन। अब देखो कैपेसिटेशन हो गया। अब चौथा पॉइंट जो होगा कैपेसिटेशन के बाद, चौथा पॉइंट होगा एक्रोजोमल रिएक्शन। क्या होगा? एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन क्या है कि ये देखो, ये ओवम है, ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जोना पेलुसिडा है। क्या है? जोना पेलुसिडा।
और इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको कोरोना रेडिएटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोना। इसको क्या बोला जाता है? कोरोना रेडिएटा। अब स्पर्म एक्टिव हो गया, ये स्पर्म मान लो, ये एक्रोजोम है, ये एक्सपोज्ड है और एक्टिव है। ये क्या करेगा? यहां से इंजाइम सीक्रेट करेगा, एक्रोजोम इंजाइम। क्या? एक्रोजोम रिलीज करेगा इंजाइम, जिसको बोलेंगे एक्रोजोम। यहां लिख लो, एक्रोजोम रिलीज करेगा इंजाइम। कौन सा इंजाइम रिलीज करेगा? तो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। हाइड्रोलाइटिक इंजाइम में कौन कौन सा इंजाइम होता है? एक तो हायालुरोनाइडेज, हायालुरोनाइडेज, और दूसरा कौन सा होता है? एक्रोसिन। और सारा इंजाइम होता है, लेकिन ये मेन है। ये इंजाइम क्या करता है कि ये जो जोना पेलुसिडा लेयर है इसको ब्रेक करता है। क्या करता है? ये इंजाइम जो है हाइड्रोलाइटिक इंजाइम जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्रोजोम। एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या होता है कि स्पर्म तो पहले से एक्टिव है, एक्रोजोम मतलब ऊपर एक्सपोज्ड है, वो ओवम के पास आएगा और ओवम का बाहर का लेयर जो होता है जोना पेलुसिडा होता है और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा होता है। तो स्पर्म जो है एक्रोजोम से रिलीज करेगा क्या? हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, जिसमें दो इंजाइम मेन होता है, हायालुरोनाइडेज और एक्रोसिन। ये क्या करेगा कि जोना पेलुसिडा लेयर को डिजोल्व करेगा। क्या करेगा? डिजोल्व करेगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। अब देखो, एक्रोजोमल रिएक्शन हो गया। अब आगे का प्रोसेस देखो, आगे का स्टेप क्या है? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन देखो, इसमें क्या होता है कि स्पर्म से न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल उस साइट के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। जब एक्रोजोमल रिएक्शन होता है और जोना पेलुसिडा लेयर डिजोल्व होता है तो वहां से स्पर्म जो है अपना न्यूक्लियस और सेंट्रियोल इसमें दे देता है। किसमें? उस साइट के साइटोप्लाज्म में। इसी को कहते हैं फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म एंड सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म enter into साइटोप्लाज्म ऑफ उस साइट। समझ में आया? साइटोप्लाज्म के उस साइट के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल चला जाता है, उसी को फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हटाओ इसको। तो फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है? इसके बाद का स्टेप होता है, छठा स्टेप होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन। देखो कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है, समझना आराम से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये क्या है? ये उस साइड का स्ट्रक्चर है, उस साइड का। यहां से स्पर्म जो है डिजोल्व करके गया था, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल अंदर गया था, उस साइड के अंदर गया था। अब क्या होता है? जैसे ही फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस और सेंट्रियोल अंदर जाता है, वैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो है ग्रेनुल्स रहता है। क्या रहता है? ग्रेनुल्स, कॉर्टिकल ग्रेनुल्स कहां रहता है? कॉर्टिकल ग्रेनुल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे रहता है। और ये कॉर्टिकल ग्रेनुल्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिल करके फ्यूज हो करके कुछ कॉर्टिकल एंजाइम सीक्रेट करता है। और वो कॉर्टिकल एंजाइम ये जोना पेलुसिडा, इसको लिख लो जोना पेलुसिडा, और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो समझो बात को। देखो
जैसे ही फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, मतलब न्यूक्लियस और सेंट्रियोल अंदर गया उस साइड के साइटोप्लाज्म में, वैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे रहता है और वो फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और कॉर्टिकल एंजाइम सिक्रीट करता है। और वो कॉर्टिकल एंजाइम कहाँ सिक्रीट करता है? तो जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में सिक्रीट करता है। और वो कॉर्टिकल एंजाइम क्या करता है? ये जोना पेलुसिडा को थिक कर देता है। क्या करता है? थिक कर देता है, ताकि बाहर में जितना भी स्पर्म आया रहता है वो क्या होता है, वो उसको अंदर जाने से बचा लेता है। क्या? जैसे ही एक स्पर्म का एंट्री हुआ उसके न्यूक्लियस और सेंट्रियल का, बाकी के स्पर्म जो है बाहर का बाहर ही रह जाता है, उसको एंट्री नहीं मिलता, क्योंकि कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और जोना पेलुसिडा थिक हो जाता है। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन के लिए कितने स्पर्म की जरूरत होता है? तो ओनली एंड ओनली वन स्पर्म की जरूरत होता है। इसके अलावा सब स्पर्म, बाकी के स्पर्म बाहर ही रह जाता है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है? कॉर्टिकल ग्रेनुल्स कहां प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके इंजाइम सीक्रेट करता है, जिसको कॉर्टिकल इंजाइम कहते हैं, कॉर्टिकल इंजाइम। और ये कहां होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा। कहा? जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कॉर्टिकल इंजाइम होता है। और ये कॉर्टिकल इंजाइम क्या करता है? यहां लिख लो, जोना पेलुसिडा को ठीक कर देता है। क्या कर देता है? ठीक करता है। और प्रिवेंट करता है बाकी के स्पर्म को, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, बाकी के स्पर्म को अंदर जाने से रोक देता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ तो फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस और सेंट्रियोल अंदर जाता है। यह सेंट्रियल इसलिए स्पर्म का अंदर जाता है ताकि ये जो ऊ साइट है इसमें सेकेंड मियोसिस डिवीजन बाकी है। तो कॉर्टिकल ये सेंट्रियोल जो क्या करता है, ये सेकेंड मियोसिस मतलब मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करता है कॉर्टिकल, जिसके कारण ये यहाँ से ओवम बन जाता है। और ये जो है न्यूक्लियस जो है सेकेंड मियोसिस के बाद जो है दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करता है, और उसी को कहते हैं मतलब कैरियोगेमी। क्या कहेंगे? कैरियोगेमी। तो अब कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद क्या कौन सा प्रोसेस होगा? तो कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद कंप्लीशन ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद अगला स्टेप होगा कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगा। सेकेंड मियोसिस कैसे कंप्लीट होगा? तो जैसे ही एंट्री ऑफ न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल जाएगा, वैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। और इसके बाद जो है ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा। तो इसको कहेंगे, इसके बाद का स्टेप को कहेंगे कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब इसको ओवम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गया और ओवम और पोलर बॉडी बन गया। देखो अब इसको ओवम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जो है सेकेंड मियोसिस के बाद ओवम और एक पोलर बॉडी बनेगा, पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाएगा। तो ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस जो आया था वो फ्यूज करेगा, और इसी प्रोसेस को कहेंगे एंड फॉर्म करेगा डिप्लॉयड जाइगोट। और इसी प्रोसेस को कहेंगे कैरियोगेमी। तो देखो फर्टिलाइजेशन का स्टेप समझ में आया होगा। फर्टिलाइजेशन में 8 स्टेप देखें। पहला तो इंसेमिनेशन देखें। इंसेमिनेशन क्या होगा?
कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म जो है वेजाइना में जाएगा, उस प्रोसेस को कहेंगे इंसेमिनेशन। और दूसरा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट मतलब वेजाइना से सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से यूटरस में, यूटरस से फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म कहेंगे। तीसरा जो है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का एक्टिव होने को कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन के बाद एक्रोजोमल रिएक्शन होगा। एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होता है कि स्पर्म के ऊपर जो है एक्रोजोम होता है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है कि सेकेंडरी oocyte के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है जोना पेलुसिडा, उसको डिजोल्व करता है। उसके बाद का यह होता है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही एक्रोजोमल रिएक्शन खत्म होता है, वैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में जाता है, तो इसको फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद का स्टेप जो होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस और सेंट्रियोल का सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में इंटर होने के जस्ट बाद जो है कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके कॉर्टिकल एंजाइम सिक्रेट करता है। वो भी कहाँ, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में वो एंजाइम होता है, और वो जोना पेलुसिडा को थिक कर देता है, ताकि एक बार एक स्पर्म के न्यूक्लियस और सेंट्रियोल का इंटर होने के बाद जोना पेलुसिडा थिक हो जाता है, और बाकी के एडिशनल स्पर्म जो बाहर रहते हैं वो सब अंदर ना आ सके, इसी वजह से उसको रोकता है, अंदर आने से रोकता है। अब कॉर्टिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि न्यूक्लियस और सेंट्रियोल स्पर्म का सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में आ गया, तो क्या करेगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा सेकेंडरी oocyte का, और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद ओवम और पोलर बॉडी बनेगा, पोलर बॉडी डिजेनरेट करेगा, ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, उस प्रोसेस को कहेंगे कैरियोगेमी, और इसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। तो इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगला आप देखेंगे इम्प्लांटेशन।